सो log 5 की पावर 25 आपने सॉल्व करना है. This is 25 log 5. You have to find the number of digits in 5 की power 25. ठीक है. So this is 25 log 5. आंसर बच्चों का आता जा रहा है 18 आया आंसर. 18 is correct आंसर. तो log 5 की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, कल भी आया था. log 5 के लिए 10/2 कर लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू log 10 माइनस log 2. log 10 की वैल्यू 1. हालांकि बच्चे log 5 की वैल्यू भी याद रखते हैं, तभी तो जो है आप आपकी यही तो ट्रिक्स है, यही तो टिप्स है कि आपको log 5 की वैल्यू भी याद होगी. तो इस क्वेश्चन में निकालनी नहीं पड़ती ना, आप डायरेक्ट लगा देते, 2 स्टेप कम हो जाते. तो दिस इज 1 माइनस log 2 0.301 विच यू कैन राइट 25 इंटू कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ पूरा कितना आया. दिस इज 0.699 है ना, और दिस becomes 17.475 which is 17 plus 0.475. तो p यहाँ पर बच्चों कितनी है 17. So p plus 1 is equals to 18. That's why the number of digits in 5 की power 25 are 18. Correct? Okay. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं. चलिए क्या करना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. after decimal, before a significant, फिगर स्टार्ट. फिगर मतलब डिजिट. किसके थर्ड पार्ट का आंसर 12 आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो गौतम? मैं जरा तुम्हारा फेस भी देखना चाहती हूँ. मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए. गौतम हाँ गौतम बोलो. और आपने क्वेश्चन दिए थे उसका थर्ड पार्ट का आंसर 12 आ रहा है हमारा. कौन से वाले का? मैम अभी जो आपने कराया था ये वाला, ये 5 यस. की पावर 25 नहीं 18 आ रहा है. मैम ऊपर वाला. ये वाला यस मैम. आंसर सही है, 9 ही है. क्या दिक्कत है? 12 कैसे आ रहा है? 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या ये सॉल्व करके? मैम 12 पॉइंट कुछ आ रहा है. नहीं, और किसी का आ रहा है, कैलकुलेशन एरर हुई होगी. अच्छा ये यहाँ पर ओके, ये गलती, ये एरर है, लेकिन ये पूरा सॉल्व करके इतना ही आएगा. ये मेरे से ये एरर हुई है. आप लोगों को लगाना चाहिए ना log 2 की सही वैल्यू. लगाओ आप log 2 की सही वैल्यू लिखो. ओके. ठीक है, आप अपने आप से करो ना कैलकुलेशन कर. log 2 की वैल्यू 0.301. मैं बोल रही थी ये लेकिन लिख ये दी. log 2 की वैल्यू 0. मैंने log 7 की लिख दू एक्चुअली. दिस इज 0.301. अब आ जाएगा. ठीक है, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे.
9/8 की पावर -100, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज -100 log 9 माइनस log 8, लिख सकते हैं log m/n का फॉर्मूला, विच यू कैन राइट -100 इंटू log 3 का स्क्वायर इज 2 log 3, log 8 इज log 2 का क्यूब इज -3 log 2। क्या आ रहा है, किसी का आंसर आया है इसका? दिस इज -100 इंटू 2 इंटू 0.4771 -3 इंटू 0.301। कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो। आंसर इज, नहीं मयंक, आप गलत आंसर लिख रहे हो। नंबर ऑफ जीरोस, आंसर इज 5। 5 सही आंसर है। ये पूरा कैलकुलेट करके क्या आया है ईशान? आप आंसर दे रहे हो, बताओ कितना आया ये? This is -5.12, which you can write -5 -0.12। तो मेंटीसा तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यू कैन राइट -5 -1 प्लस 1 -0.12, which is -6 प्लस 0.88। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक P कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी P + 1 कितना हो गया? -6 + 1 यानी -5 का mod is 5। So number of digits are number of zeros after decimal before a significant digit start, significant figure is start, are 5। क्लियर? चलिए देखिए, आप लोग खुद सॉल्व करिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। फटाफट नोट कीजिए सारे पार्ट्स। हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। स्वप्निल पूछ रहा है मैडम कितने लॉग की वैल्यूज याद रखने की जरूरत है? केवल log 2, log 3, ये तो याद ही हो गए होंगी। log 2 की 0.301, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की भी ध्यान रख लीजिए। log 7 की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी कि आपको याद हो, कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वैसे बहुत सारे बच्चे ध्यान रखते हैं। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट क्या है इसका? 3 की पावर -50 आंसर आया बच्चों का, एक का आंसर आ चुका है, 23 इज करेक्ट आंसर। log 3 की पावर -50 इज इक्वल टू -50 log 3, which you can write -50 into 0.4771, which is -23.855, which you can write -23 -0.855। हालांकि इसका आंसर यहीं पे देख के आप दे सकते हो। एक्चुअली इनमें क्या आता है ना, 23 ही आ जाएगा, क्योंकि आप वो +1 करोगे बाद में P + 1, तो 23 आ जाता है। तो बच्चे डायरेक्ट भी दे देते हैं, तो -24 + 1 -0.855 लिखोगे इसे, जो भी आएगा ये सॉल्व करके। तो कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है हमें, तो विच इज -24। सो P इज इक्वल टू -24, तो P + 1 कितना हो गया? P + 1 का मॉड -24 + 1 यानी -23 का मॉड इज 23। सो करेक्ट आंसर इज 23।
लास्ट के 2 पार्ट आप लोग खुद से कीजिए बच्चों, उसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, आया किसी का? कैलकुलेशन है ये, तो सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है यहाँ पर। log 0.35 की पावर 12, यू कैन राइट इट 12 इंटू log 0.35, और 0.35 को यू कैन राइट वॉट, log 35 upon 100. This is 12 into log 35 minus log 100. log 100 की वैल्यू क्या लिखोगे? 2. 100 is 2, 10 का स्क्वायर। और 35 कैसे निकालोगे? log 5 into 7 करके। तो ये क्या बन गया? log 5 plus log 7 minus 2। क्या आंसर आ रहा है इसका? आया किसी का आंसर? log 5 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये आई है देखो, 0.699 होती है log 5 की वैल्यू, 0.699। log 7 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है log 7 की वैल्यू? 0.8451 माइनस 2। सो कितना बनेगा? 12 इंटू ठीक है, क्या है सॉल्व करके पूरा? 5 आंसर सही आ रहा है स्वप्निल, सही आंसर निकाला तुमने, 5 इज करेक्ट आंसर। ये बताओ मुझे पूरा सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये कितना आएगा माइनस में? हाँ ठीक है, माइनस के 5.472 सॉल्व करके यही आएगा, ठीक है। सो हियर दिस यू कैन राइट -5 -4 फाइन माइनस के 0.472 विच इज -6 + 1 -0.472। तो ये पूरा तो मेंटी सही हो गया। तो p यहाँ पर कितनी हो गई? -6, तो p + 1 कितना हो गया? p + 1 का मॉड कितना हो गया? -6 का -6 + 1 यानी कि 5, -6 + 1 यानी कि 5 का मॉड, -5 का मॉड इज 5। सो ऑन फोर्थ वाले का आंसर दो मुझे फटाफट, फोर्थ वाले का आंसर log 1/2 की पावर 40। गलत निकाला है स्वप्निल आपने आंसर। दिस यू कैन राइट log 2 की पावर -40 विच इज -40 इंटू log 2 विच इज -40 इंटू 0.301 माइनस के 12.040। तो आप इसको अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा, तो इसमें करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी? -13। सो p + 1 का मॉड कितना हो जाएगा? -12 का मॉड यानी कि 12। सो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट आर 12। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, आप उसे कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन,
नोट हो गया क्वेश्चन? चलिए करना शुरू करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीन धीरे चल रही है बच्चों। एक मिनट बच्चों, मैं स्टॉप कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपने लोगों ने नोट कर लिया है? हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है? चलिए क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया है log n to the base 3 is equals to alpha 1 plus beta 1. log n to the base 3 is equals to alpha 1
प्लस बीटा 1, और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये तीनों ही 0 से 1 के बीच में है, closed on 0 and open on 1. So you can write here n is equals to 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1. ठीक है, यानी 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1. सिमिलरली और क्या केस दिया है आपको, log n टू दी बेस 5 is equals to अल्फा 2 प्लस बीटा 2. इसका मतलब you can write n is equals to 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2. This is n is equals to 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर बीटा 2. एंड थर्ड वाला आपको क्या दिया है, log n टू दी बेस 7 इज इक्वल्स टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3, यानी कि यहां से n कितना आएगा, 7 की पावर अल्फा 3 प्लस बीटा 3. सो n इज इक्वल्स टू 7 की पावर अल्फा 3 इंटू 7 की पावर बीटा 3. ठीक है, कुछ बच्चे आंसर अभी से दे रहे हैं लेकिन आंसर गलत है, एक भी आंसर अभी सही नहीं आया है. जो लोग आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट का आंसर सही दिया है अभय ने, 44 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन में बीटा 1 0 से 1 के बीच में है, बीटा 1 बीटा 2 ये सब 0 से 1 के बीच में है. तो अगर ये 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1 यही दिया है ना, तो आप खुद सोचिए फिर 3 की पावर बीटा 1 क्या होगा, 3 की पावर बीटा 1 क्या होगा, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 के बीच में होगा. इट मींस 1 से 3 के बीच में होगा. 3 की पावर बीटा 1 क्या होगा, 1 से 3 के बीच में होगा. अब आप n पे नजर डालिए. फर्स्ट पार्ट में अल्फा 1 4 एंड अल्फा 2 2 दिया, तो जरा अल्फा 2 के लिए भी देख लेते हैं. इससे पहले मैं यहाँ और सॉल्व कर लेती हूँ. 5 की पावर बीटा 2 है, तो 5 की बीटा 2 0 से 1 के बीच में, अगेन बीटा 2 जो है वो 0 से 1 के बीच में है. तो 5 की पावर बीटा 2 ये किसके बीच में होगा, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1 के बीच में, यानी कि 5 की पावर बीटा 2 किसके बीच में होगा, किस इंटरवल में लाई करेगा, 1 से 5 के बीच में लाई करेगा. अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 2 2. तो ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n होंगी ये हमें बताना है. सो n कितना है हमारा, 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1, जबकि अल्फा 1 कितना दिया है 4, सो इट बिकम्स 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर बीटा 1, दैट इज 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1. n कितना हो गया, 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1. अब आप ध्यान से देखिए, 3 की पावर बीटा 1 1 से 3 के बीच में है, 3 की पावर बीटा 1 1 से 3 के बीच में है. तो अगर मैं इसमें 81 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, सो ये क्या होगा, 81 लेस देन इक्वल्स टू 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1 इज लेस देन 81 इंटू 3, यानी कि 243. और ये आपका है क्या, 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1, आप ध्यान से देखिए ये n है, ये n है. सो यहाँ पर 81 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन 243 होगा बच्चों. 81 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन 243. अभी n की वैल्यू 81 से 243 के बीच में आई है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी दिया है क्वेश्चन में कि अल्फा 1 4 है और अल्फा 2 2 है. तो अब हम देखते हैं अगर अल्फा 2 2 है तब क्या होगा. अल्फा 2 में n क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर बीटा 2. अल्फा 2 कितना दिया है 2, तो दिस इज 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2. अगेन देखो, जैसे 5 की पावर बीटा 2, यहाँ पर 5 की पावर बीटा 2 1 से 5 के बीच में, 5 की पावर बीटा 2 क्या है, 1 से 5 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 5. इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी में. सो 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2 इंटू 25 इंटू 5, यानी कि 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2 ही n है. यहाँ पर देखें आप ध्यान से, अब की बार n क्या है, 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2,
सो वी कैन राइट 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2 को n लिख देते हैं, एंड दिस इज 125. तो फर्स्ट केस में n या तो 81 से 24 टू 43 के बीच में है, एंड दिया है, और साथ साथ वो 25 से 125 के बीच में है. तो इन दोनों का क्या लेंगे हम बच्चों? दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन. सो n जो है 81 से बड़ा है और 25 से बड़ा है, तो किससे बड़ा लोगे आप? 81 से बड़ा. क्या लोगे आप? इसका मतलब क्या आएगा? n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81. और किससे लेस है? 243 से भी लेस है, 125 से भी लेस है. तो किससे लिख दोगे आप? 125 से लेस. बताया है ना मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और 4 से बड़ा है तो आप लिख सकते हैं 4 से बड़ा है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी की हाइट राजपाल यादव से ज्यादा है और उसकी हाइट अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा है, तो काफी है ना कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा है. ऐसे ही तो बताया है मैंने. तो अब यहाँ पर कोई नंबर अगर 125 से लेस है, 243 से लेस है, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे उसे? 125 से लेस, इंटरसेक्शन लेते समय. और कोई नंबर 25 से बड़ा है और 81 से बड़ा है, तो वी विल राइट 81 से बड़ा है. सो n क्या होगा? 81 से n क्या होगा? 81 से 125 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 81 एंड एक्सक्लूडिंग 125. तो 81 से 125 के बीच में, इंक्लूडिंग 81 एंड 125, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू. कितनी है? कैसे काउंट करोगे? कितनी आ जाएंगी? दिस इज 125 माइनस 81, तो टोटल कितनी आ जाएंगी? सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. कितनी होंगी? 44 होंगी. ठीक है. सेजल आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, बताना पड़ेगा. क्वेश्चन तो अच्छा है, बताना पड़ेगा. दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ भाई बच्चों, रिपीट कर रही हूँ मैं. देखो भाई, यही तो दिक्कत है. चलो फिर से देखो. सेजल क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया था. देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दिया है log n टू द बेस 3 अल्फा 1 प्लस बीटा 1. सो वी कैन राइट 3 को इधर ले गए, तो यू कैन राइट n इज इक्वल्स टू 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1. इसको ब्रेक कर लिया, यू कैन राइट इट 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1. बट क्वेश्चन में दिया है कि बीटा 1 0 से 1 के बीच में, तो 3 की पावर बीटा 1 क्या होगा? 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 के बीच में. 3 की पावर 0 इज 1, तो 3 की पावर बीटा 1 1 से 3 के बीच में होगा. जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें अल्फा 1 4 और अल्फा 2 2 दिया है, तो हमें सॉल्व करना है. अल्फा 1 4 है, तो n क्या है हमारा? अगर अल्फा 1 पे हम देखें तो 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1. तो आपने अल्फा 1 की वैल्यू रख दी 4, 3 की पावर 4 इज 81, तो n क्या हो गया? 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1. बट यू नो वेरी वेल बीटा 1 तो 1 से 3 के बीच में है, तो 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1 क्या होगा? इस पूरी इनइक्वालिटी में आपने 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज n. सो जो 81 इंटू 3 की पावर बीटा 1 है वो यहाँ n हो गया, तो n 81 से 243 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 81, एक्सक्लूडिंग 243. सिमिलरली हमें इसके दूसरे कंडीशन के लिए भी देखना है, जब अल्फा 2 2 है. अल्फा 2 किस वाले में आ रहा है? इसमें आ रहा है, log n टू दी बेस 5 वाले में आ रहा है. तो इसमें n क्या है? 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर बीटा 2, जबकि 5 की पावर बीटा 2 1 से 5 के बीच में होगा, जैसे 3 की पावर बीटा 1 1 से 3 के बीच में हुआ. सो n क्या है आपका? 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर बीटा 2. ठीक है. अल्फा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है. ये मैंने अल्फा 2 की वैल्यू जब 2 पुट करी, अल्फा 2 की वैल्यू जब 2 पुट करी, दिस इज 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 5 की पावर बीटा 2. तो आपको पता है 5 की पावर बीटा 2 1 से 5 के बीच में है, तो इसमें पूरे में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 25 से 125 के बीच में हो गई n की वैल्यू. तो n की वैल्यू क्या क्या है? वो 81 से 243 के बीच में भी है, एंड साथ में 25 से 125 के बीच में भी है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? मैं ऑलरेडी सेटराइजेशन फंक्शन में ये बहुत कुछ करा चुकी हूँ. तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? 81 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन 125, यानी n की वैल्यू 81 से 125 के बीच में इंक्लूडिंग 81 है. तो इसमें टोटल कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी? कितनी आ जाएंगी? 44. ठीक है. क्लियर है सेजल जो आप पूछ रही थी? स्वप्निल, हाँ
ठीक है, सेकंड पार्ट कीजिए। अब तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकंड और थर्ड हो जाना चाहिए आपसे खुद से। सेकंड पार्ट क्या है इसका, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इफ अल्फा 1 5। अब इसमें और कैलकुलेशन है, अल्फा 1 5 है, अल्फा 2 3 है एंड अल्फा 3 2 है। साथ साथ मैं लिख लेती हूँ अल्फा 1 के टर्म्स में एन कितना है, 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1, 3 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1, और इसकी टर्म्स में अल्फा अल्फा एन कितना है, अल्फा 2 की टर्म्स में एन कितना है, क्या दिया है, 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और अल्फा 3 की टर्म में एन कितना है आपका बच्चों, 7 की पावर अल्फा 3 प्लस बीटा 3। ठीक है, यू नो वेरी वेल 3 की पावर बीटा 1, और ये अभी बताया मैंने, 0 से सॉरी 1 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि बीटा 1 0 से 1 के बीच में है। सो बीटा 1 0 से 1 के बीच में, तो 3 की पावर बीटा 1 किसके बीच में है, 1 से 3 के बीच में है। 5 की पावर बीटा 2, इसको मैं इनटू में करके लिख लेती हूँ यहाँ पर, इससे अच्छा। सो 5 की पावर बीटा 2 क्या होगा, ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, 1 से 5 के बीच में होगा। सिमिलरली 7 की पावर बीटा 3 क्या होगा, 1 से 7 के बीच में होगा। ठीक है, सो 3 की अल्फा 1 कितना है 5, तो n कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर बीटा 1, 3 की पावर 5 इज 243, सो 243 इंटू 3 की पावर बीटा 1। ठीक, तो 3 की पावर बीटा 1 1 से 3 के बीच में, फिर से वही स्टेप, दिस लाई बिटवीन 1 से 3, 243 से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 243 इंटू 3 की पावर बीटा 1 इज लेस देन 243 इंटू 3, क्या बनेगा ये 729। So this is n now. So 243 is less than equals to n is less than 729. कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, मैं जरा चेक में आंसर देखूं किसने सही दिया है। आंसर क्या आ रहा है, 343, 342, 342 इज करेक्ट आंसर, 342 करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे गलत आंसर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं करने में। चलिए अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर अल्फा 2 इंटू 5 की पावर बीटा 2 है। अल्फा 2 कितना है आपका, आपकी बात 3 है, अल्फा 2 कितना है 3 है। सो एंड कितना हो गया, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर बीटा 2 विच इज 125। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, डायरेक्ट लिख दूं, इतनी कैलकुलेशन ये अपने आप करो, अब इतना करा दिया है, इसे खुद से करने की कोशिश करो। सो अब की बार क्या आ जाएगा, 5 की पावर बीटा 2 लाई करेगा 1 से 5 के बीच में, और 5 क्यू इज 125, सो 125 इज लेस देन इक्वल्स टू 125 इंटू 5 की पावर बीटा 2 इज लेस देन 125 इंटू 5। इट मीन्स 125 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन, ये 125 इंटू 5 होगा यहाँ पे, इज लेस देन 625। सेकेंड वाले में कंडीशन आई आपकी कि n जो है वो 125 से 625 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 125। ठीक है, सो अपने लैब के क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दूंगी, अभी आप रुक जाइए, पहले मुझे ये पूरा सॉल्व करने दीजिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट में, थर्ड वाला क्या है, अल्फा 3 इसमें 2 दिया है, तो इस कंडीशन में n कितना हो जाएगा, अल्फा 3 2 दिया है, तो 49 इंटू 7 की पावर बीटा 3, 7 की पावर बीटा 3 1 से 7 के बीच में है, तो 7 की पावर बीटा 3 किसके बीच में है, 1 से 7 के बीच में, तो 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये n बन जाएगा 49 इंटू 7 343। ठीक है, सो अब की बार n क्या आया आपका, 49 से 343 के बीच में आना, ये तीन कंडीशन आ गई आपकी। n जो है वो 243 से बड़ा होना चाहिए, 125 से बड़ा होना चाहिए, 49 से, तो किससे बड़ा होना चाहिए,
149 से बड़ा, 125 से बड़ा, 243 से बड़ा। इसका मतलब किससे बड़ा होना चाहिए? 243 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, क्या आएगा? n होगा 243 से बड़ा, इंक्लूडिंग 243। 243 इज लेस देन इक्वल्स टू n। और किससे लेस होगा? सबसे छोटे वाले से लेंगे। 729 से लेस, 625 से लेस एंड 343 से लेस। इसका मतलब 343 से लेस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में अलग चीज पूछी है। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इफ अल्फा 1 ये और अल्फा 2 3 और अल्फा 3 2 है। तो n की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी भाई? n 343 से छोटा है, तो 343 से जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर 342। तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, largest integral value of n is equals to कितनी होगी बच्चों? 342। दिस इज द आंसर। 342 इज द आंसर। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड का ही देख के निकालना है। क्या दिया है थर्ड पार्ट में? सेकंड से ही निकल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जो कि आपने सेकंड पार्ट में किया है, उसको यूज करके डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट क्या है आपकी? 342 और स्मॉलेस्ट कितनी है आपकी? 243। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 342 माइनस 243, 99। सो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 99। ठीक है, अबे 49 क्यों लिख रहे हो? आंसर इज 99। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको बच्चों? आगे बढ़ू मैं? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। प्लीज रेज योर हैंड। नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? नोट हो गया पूरा? नंदिनी गायब हो क्या तुम आज? हाँ, अब रेज है, अब हैंड रेज किया इसने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको आज लॉग का ग्राफ बताऊंगी। तो हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। फिर से ये थोड़ा हैंग हो रहा है बच्चों। हो गया, चलो। हाँ स्वप्निल, क्या डाउट है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? कौन सा डाउट था? जरा देखूं मैं चैट पर क्या पूछ रहा है। मैम मेरा डाउट क्या पूछा तुमने? मैम +1 नहीं होगा क्योंकि 81 इंक्लूडिंग फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या था? हाँ 81 इंक्लूडिंग है ना। क्या कहना चाह रहे हो तुम? फोर्टी फाइव आंसर होना चाहिए। ओ ये डाउट है तुम्हारा, तुम बताओ क्यों नहीं होगा? ऐसे ऐसा करो ना, ऐसे करो। मान लो कोई नंबर 1 से 9 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 9, कितने आएंगे? मान लो कोई नंबर 1 से 9 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 9, कितने आएंगे? 8 आएंगे ना। तो 9 माइनस 1 डायरेक्ट करा, बोलो। यही तो यहाँ हो रहा है।
1 को इंक्लूड कर रहे हैं ना, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े। सो हेडिंग डालो आप, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ, देखिए कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो हम यहाँ पर किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y is equals to log x to the base a, where x is positive, a is positive and a is not equals to 1। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होती है, x कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, मतलब x लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आ रही है। जैसे आपने 9th 10th में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ड्रॉ करे हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किया है, ठीक है। तो 9th और 10th में ग्राफ ड्रॉ करे हैं ना आपने, तो उसमें क्या करते थे, वहां पे स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि नहीं, 2 पॉइंट को लो, उन्हें ज्वाइन कर दो तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन जो और अदर ग्राफ है तो हम क्या करते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 ग्राफ बनेंगे, 2 कैसे, एक अलग अलग केस बनेगा। एक केस आएगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और दूसरा केस जब a लेस देन 1, बट a ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही। तो पहला 2 केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस 1 क्या होगा, जबकि आपका a ग्रेटर देन 1 होगा, और केस 2 क्या होगा आपका, जबकि आपका a लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 तो वो होगा ही। सो a 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में ग्राफ अलग अलग होंगे, उनकी जो बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं कहेंगे, शेप जैसी एक जैसी लगेगी, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस होगा वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको भी मैं आप उस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो जो मैंने कल आपको करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया था कि जब मैंने बेस 10 लिया था, ठीक है, जब मैंने बेस 10 लिया था तो आर्ग्यूमेंट बढ़ने पर लॉग की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है, करा था ना। तो जैसे मान लीजिए मैं बेस 10 पे ही लेके एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। सो मान लीजिए मैं y इज इक्वल्स टू log x टू दी बेस 10 का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स से। सो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0। आर्ग्यूमेंट अगर 1 तो y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब एक पॉइंट हमें इस ग्राफ में 1,0 मिल गया। अगर आप x की वैल्यू 10 लेते हो तो y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1 होगी, तो एक पॉइंट आपको 10,1 मिल गया। सिमिलरली x की वैल्यू 100 आपने ली तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो दूसरा पॉइंट आपको 100,2 मिल गया। इस तरीके से 1000 पे वैल्यू 3 होगी, तो ऐसे पॉइंट मिल गए। ऐसे ही थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, थोड़ा लेस देन 1 पर भी वैल्यू ले लेते हैं। आपने अगर x इज इक्वल टू 1/10 लिया तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। यानी पॉइंट एक और आपका क्या हो गया, 1/10 -1, 1/10 इज 0.1। आपने अगर x की पावर 1/100 लिया तो y की वैल्यू -2 होगी, यानी कि यह आपका क्या बनेगा, 1/100 -2, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू log x टू दी बेस 10 का। तो जरा देखो, नोट आपने पॉइंट सारे कर लिए हैं, आप अपने रजिस्टर में नोट करके चलिए सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स थे, उन्हें नोट कर लीजिए। कर लिए, 1 पे वैल्यू 0, 10 पे वैल्यू 1, 100 पे वैल्यू 2, तो मैं 10 पे ग्राफ ले लेती हूँ। लेट से 1 कहीं यहाँ है, ठीक है, 1 पे वैल्यू 0 आ गई, 1/10 यानी 0.1 कहीं यहाँ होगा, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 यहाँ आ गई। तो एक पॉइंट आ गया आपका 1,0। देखो मैं येलो से पॉइंट्स को शो कर रही हूँ जो उस ग्राफ पे पॉइंट आ रहे हैं। 1,0 एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट एक 1/10 -1 यहाँ पर आएगा कहीं। फिर 1/100 और छोटा, तो एक्सिस बाई एक्सिस के और करीब जाएंगे, और उस पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -2 आ रही है। सो वो कहीं यहाँ आएगा हमारा पॉइंट।
फिर ऐसे ही -3 यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम। 10 पे वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, लेट्स से 10 कहीं यहाँ है, 10 पे वैल्यू आ रही है, तो 10 पे वैल्यू हमने 1 यहाँ ले ली, ये आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और मैं ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ पर है 10 पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। फिर 100 कहीं आगे होगा, उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इस तरीके से। सो इन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया, इन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया, सो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज अ शेप ऑफ ग्राफ, देख रहे हैं आप, दिस इज अ शेप ऑफ ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमें समझना क्या है, ये देखते हैं। ये एक शेप जाएगी ग्राफ की, मतलब रेंडमली यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे, ये शेप है ना, दिस इज द शेप, इस तरीके से शेप जाएगी इसकी। नीचे वाले पेज पे हो रहा है तो सही नहीं आ रही है, देखो फिर से देखो, पहले ये ग्राफ नोट कर लिया आपने, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज लाइक अ कर्व, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो चलो जरा हम देखते हैं एक्चुअली इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको। आर्ग्यूमेंट बढ़ना मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 है तो y 0, एक्स की वैल्यू 10 है तो y 1 है, एक्स की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 2। आर्ग्यूमेंट बढ़ने पर ग्राफ में y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा अब जब हम 1 के लेफ्ट में आते हैं, यहाँ पर 1/10 है तो वैल्यू -1 कम हो गई, और 1/100 हुआ और कम हो गई -2। तो इसका मतलब आप ऐसे जाएंगे, जब इस तरीके से जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ, राइट में जा रहे हैं, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी आपका इंक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। तो 0 पर इसकी वैल्यू एक्चुअली हम निकाल नहीं सकते, 0 पर इट्स नॉट डिफाइंड। अब हम क्या कहेंगे कि अगर होती तो क्या होती, इट विल बी टेंडिंग टू -इंफिनिटी। क्यों -इंफिनिटी, आप खुद देखिए, log 1/10 की वैल्यू -1 आ रही है, 1/10 इज 0.1, log 1/100 की वैल्यू -2 आ रही है, विच इज 0.01, ठीक है। फिर और 1/1000 पे 0.001 पे वैल्यू -3 और कम हुई और कम हुई, और तो 0.001, फिर 0.0001, फिर 0.001, तो बहुत सारे जीरोस आएंगे डेसिमल के बाद, उसके बाद एक 1 आएगा जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 होगी, उसकी वैल्यू और कम होती, -1 से -2 से -3 -4 और कम होती होती कहां तक पहुंचेगी, निगेटिव में, -इंफिनिटी। लेकिन हम ग्राफ में इसको शो नहीं कर सकते -इंफिनिटी को, तो क्या करते हैं हम कि 0 पर हम दिखा देते हैं कि इट विल गो लाइक बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि देखो 0.00001, 4 जीरो लगाओ या 5 जीरो लगाओ या 6 जीरो लगाओ, ठीक है, तब तो तुम्हें थोड़ा डिफरेंस दिखाई भी देता है। अब एक स्थिति ऐसी है जब बिल्कुल 0 के नियर होगा पॉइंट, तो आपने मान लीजिए 100 जीरो लगाए, पॉइंट के बाद 1000 जीरो लगाए, तो वो बिल्कुल पास में होंगे ना, तो उसको कैसे दिखाओगे आप कि उन सब पे वैल्यू लगभग सेम आ रही है, तो वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, -इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ये दिखाने का तरीका है, इट्स अ कन्वेंशन, कि 0 पे वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, -इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equals to log x to the base a when y is equals to log x to the base a when a is greater than 1। हाँ हाँ नंदिनी सही कह रही हो तुम, ठीक है, 0 के नियर आते आते ये ऐसे हो जाएगा। So this is, इससे आपको क्या ध्यान रखना है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ निकालना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ नहीं, आपको इसकी ग्राफ की नेचर पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बेस 10 दिया, इसका मतलब बेस 10 लो या बेस 2 लो या बेस 3 लो, आप खुद देखोगे आर्ग्यूमेंट इंक्रीज होने पर वैल्यू बढ़ती जा रही है।
इसका मतलब बेस 2 का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का होगा। अगर बेस log x टू दी बेस 2 का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 पर वैल्यू उसकी भी माइनस इंफिनिटी की टुवर्ड्स टेंड करेगी और 1 पे वैल्यू उसकी भी 0 होगी। कुछ इस तरीके से शेप होगी, ग्राफ की जो शेप होगी वो यही होगी, इस तरीके से जाएगा। ये जो तरीका है इसी तरीके से जाएगा ग्राफ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बच्चों ध्यान रखना है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरीके से जाता है और ये यहाँ पर होती है y एक्सिस। और ये बात है कि ये x एक्सिस को कट कहाँ करता है 1 पर, यानी क्योंकि log 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 होती है। log 1 की वैल्यू इज 0, इसलिए सारे ही ग्राफ x एक्सिस को log के y इक्वल्स टू log x टू द बेस के जितने भी ग्राफ हैं वो x एक्सिस को कहां पर कट करेंगे, y एक्सिस को कहां पर कट करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर कट करेंगे, वहां पर y कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब सिमिलरली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो इस ग्राफ की नेचर ये है कि आर्गुमेंट इंक्रीज होने पर यानी x इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट इंक्रीज होने पर उसकी लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। लेकिन इसी में अगर आप केस 2 देखें, केस 2 में क्या है बच्चों, केस 2 में आपने क्या काम किया, केस 2 में आपने बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में ले लिया। सो अगर आपने बेस 0 से 1 के बीच में लिया बच्चों, तो अब की बार क्या होगा, खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने बेस लिया 1/10, तो log 1 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू 0, log 10 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू -1 और log 100 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू -2, log 1000 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू -3। ठीक है, अब अप टू सोन अब मैं कुछ कम वैल्यूज लेती हूँ। log 1/10 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू 1, log 1/100 टू दी बेस 1/10 की वैल्यू 2। सो अब आप ध्यान से देखिए 1/100 पे वैल्यू कितनी है 2 है, 1/100 से बड़ा नंबर 1/10 उस पे वैल्यू 1 है। फिर आपकी क्या है, मतलब जब आर्गुमेंट बढ़ रहा है इससे बड़ा नंबर है आपका 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। फिर आपका है नंबर 100 उस पे वैल्यू -2 आ रही है। फिर 10 पे -1 आ रही है, 100 पे -2 आ रही है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट के इंक्रीज होने पे वैल्यू y की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। भाई आर्ग्यूमेंट 1/100 था, इससे 1/10 हुआ, आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हुआ। या फिर ऐसे देखो log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू -1, कम हो गई, आर्गुमेंट बढ़ा 0 1 से 10 हुआ, फिर 10 से 100 हुआ तो और कम हो गई, 100 से 1000 हुआ और कम हो गई। ठीक है, सो इसमें जो है जो वैल्यू जो लार्जेस्ट है वो कहाँ आ रही है, देखो जितना कम है x की वैल्यू उतनी ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू, 1/100 पे 2, तो 1/1000 पे 3, 1/10,000 पे 4, इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ क्या होगा आप खुद सोचिए, बनाइए, आप ट्राई कीजिए इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। जीरो से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी log x टू दी बेस a में, क्योंकि log 1 की वैल्यू तो 0 ही लाएगी। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी। तो मान लीजिए 10 यहाँ है तो 10 log 10 की वैल्यू -1 हो गई, x इज इक्वल टू 10 पे y -1, x इज इक्वल टू 100 पे y -2, इस तरीके से पॉइंट आएंगे। और 1/10 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 पे 1 आएगी, 1/100 पे 2 आएगी, फिर 1/1000 पे 3, फिर ऐसे। सो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। इस तरीके से जाएगा, ये देखिए ऊपर ही यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल दिखाएंगे हम। इसका मतलब जब x 0 है, ये देखो जब x 0 है तो y की वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो इसमें क्या है 0 से 1 के बीच में वैल्यू ज्यादा है y की,
तो इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं यानी आर्गुमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 0 पे वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और माइनस इंफिनिटी तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? बेस ग्रेटर देन 1 का अपोजिट होता है। मतलब जब बेस लेस देन 1 है तो क्या होगा, x इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। x जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप ग्राफ को देखो, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 0, 10 पे वैल्यू कम हुई, -1, 100 पे वैल्यू -2 और कम, 1/10 पे वैल्यू, 1/10 पे वैल्यू कितनी थी, 1/10, 1/10 पे वैल्यू 1 है ना, बेस 1/10 है ना, तो 1/10 पे वैल्यू 1, 1/100 पे वैल्यू 2। तो आप देखें आर्ग्यूमेंट के इंक्रीज होने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इस ग्राफ की नेचर भी क्या होगी कि अगर बेस 1 से छोटा होगा, मैंने एग्जाम्पल 1/10 के लिया, तो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, आर्ग्यूमेंट के इंक्रीज होने पर y की वैल्यू डिक्रीज होगी, और वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर कट करेगा, और 0 पर उसकी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, समझ में आया सबको ग्राफ? क्लियर है ये सबको? क्लियर है? रेज योर हैंड। काफी देर हो चुकी है बच्चों, 10 मिनट्स ओवर ही हो चुके हैं क्लास के। ये फटाफट ग्राफ नोट कर लीजिए। नोट हो गया है सबका ग्राफ? नाउ कल का होमवर्क DPP 7 आई विल डिस्कस। ठीक है, इतना होमवर्क करके लाइएगा, ये पढ़कर आइएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल आपका लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डू हार्ड वर्क बच्चों। चलो मैं लीव कर रही हूँ, आप बाय।